Hello everyone. Today I'm going to explain you about the medicine quality which is found in Afghanistan and Pakistan as compared to India and why. First of all, there are several reasons why Afghanistan and Pakistan receives duplicate and substandard medicines while Indian medicines have a standard and reputation for their high quality. The basic reasons. First reason, regulatory framework. India has a robust regulatory framework with a Central Drug Standard Control Organization that is known as CDSCO, ensuring that medicines meet strict quality standards. In contrast, if I say Afghanistan and Pakistan may have less stringent regulations or inadequate enforcement. Second point, manufacturing standards. Indian pharmaceutical companies adhere to International Goods Manufacturing Practices, that is GMP, standards which guarantee quality and safety. Not all manufacturers in Afghanistan and Pakistan may follow these standards. This is the second reason. Third reason, supply chain integrity. India's pharmaceutical supply chain is well established, reducing the risk of counterfeit or substandard medicines entering the market. In contrast, Afghanistan and Pakistan may face challenges in ensuring a secure supply chain. Economic factors. Afghanistan and Pakistan may face economic constraints, leading to reliance on the cheaper potential substandard medicines, especially imported from China. International aid and donations. Afghanistan and Pakistan often receives medicines as international aid and donations, which may not always meet to quality standards. अब इसे हिंदी में समझते हैं. अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो मतलब मेरे कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कुछ पाकिस्तान से भी है, कुछ अफगानिस्तान से है. वो मुझसे बोलते हैं सर हमारे यहाँ जो मेडिसिन मिलता है उससे हमारा ट्रीटमेंट करने पे हमें आराम नहीं मिलता है. आपके यहाँ की जो मेडिसिन है, इंडियन मेडिसिन, ये कभी अगर हमें गलती से मिल जाती है किसी मेडिकल स्टोर में तो ये जल्दी ट्रीट करती है हमें. मैंने उन्हें समझाया, देखिए इसके पीछे बहुत सारे पॉइंट्स है. अगर मैं अफगानिस्तान में बोलूँ तो अभी कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है. पाकिस्तान की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, मतलब वहाँ पे सरकार है कि मिलिट्री है, क्या चलता है, इस्टेब्लिशमेंट चलता है, समझ में नहीं आता है. अब देखिए इसके पीछे ना कुछ फैक्टर्स होते हैं. हर कंट्री कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ नॉर्म्स को मेंटेन करता है. हम इसे समझेंगे. ख़ास तौर से जो लोग ये सोचते हैं कि इंडियन मेडिसिन अच्छी नहीं है और फॉरेन की मेडिसिन अच्छी है, तो आज मैं उनको थोड़ा सा आंखें खोल देता हूँ. रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो इंडिया का है वो बहुत अच्छा है. इंडिया का एक कंट्रोल होता है, जैसे सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO. ये इंश्योर करता है कि मेडिसिन की क्वालिटी अप टू स्टैंडर्ड रहे और इतना अच्छा स्टैंडर्ड रहे कि किसी पेशेंट को उसका साइड इफेक्ट ना हो. अगर आप गलती से अपने मन से कोई दवा खाते हैं, उसका साइड इफेक्ट होता है, तो उसके लिए आप किसी दवा या दवा कंपनी को दोष नहीं दे सकते. आपको हमेशा कोई भी दवा किसी डॉक्टर की सलाह से या किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर या फार्मासिस्ट, इनकी सलाह से ही लेनी चाहिए. मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड. इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड जो है वो काफ़ी अच्छा है. अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे हाइजीनिटी मेंटेन करते हैं, पैकिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्रिजर्वेशन बहुत अच्छे है. मेरे फादर खुद हेल्थ डिपार्टमेंट में थे. मेरे फादर को टिटनेस के इंजेक्शन से लेकर हर चीज़ की ट्रेनिंग दी गई है. मेरे फादर हर महीने अपनी सारी दवाओं की डेट ऑफ एक्सपायरी बिल्कुल चेक करते हैं और उसको समय से पहले ख़त्म करते हैं या फिर उस दवा को बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं. तो उनसे ही मैंने ये बात सीखी है कि कोई भी दवा को समझना पड़ता है, उसके केमिकल कंटेंट को समझना पड़ता है, तभी आप जाके उस दवा के बारे में सही तरीके से जान सकते हैं. अब उसके बाद होता है सप्लाई चेन इंटेग्रिटी. इंडिया की फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन जो है वो एक वेल एस्टैब्लिश्ड सप्लाई चेन है. वेल एस्टैब्लिश्ड का मतलब ये होता है कि हमारा जो सप्लाई चेन है ना, वो ऐसा नहीं है कि हमने किसी के हाथ में भी दे दिया, रिक्शे में डाल दिया, ट्रक में डाल दिया. हमारे यहाँ पे प्रॉपर सप्लाई चेन फार्मास्यूटिकल कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है. डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो उसे मेडिकल स्टोर वाले को देता है. मेडिकल स्टोर वाले के पास उसका एक सैंपल लेके आता है. जो MR होता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वो बताता है. उसके बाद वही सैंपल वो पास के डॉक्टर को बताता है जो उस पर्टिकुलर दवा के ट्रीटमेंट के लिए प्रिस्क्राइब कर सकता है. ऐसा कोई सिस्टम आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान में नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे MR-शिप नाम की कोई चीज़ ही नहीं है. वहाँ पे तो ऐसा है, डॉक्टर के पास फ़ोन आ गया, फार्मास्यूटिकल कंपनी या हमारे पहचान के है या हमारे चचा है, इनकी आपको मेडिसिन निकलवानी है, बस वही मेडिसिन ठोके जा रहे हैं. आखिरी में आपको एक बहुत मज़ेदार किस्सा बताऊँगा जो आज अभी थोड़ी देर पहले मुझे वीडियो कॉल पर एक स्टूडेंट ने बताया. इकोनॉमिक फैक्टर्स. अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सबसे बड़ा है इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट. देखिए वो लोग रिलायड है पोटेंशियली सब स्टैंडर्ड मेडिसिन के लिए. कभी चाइना डोनेट कर देता है, कभी उनको रिजेक्टेड मेडिसिन US दे देता है. वो बेचारे खुश हो जाते हैं. देखिए उन्हें मालूम नहीं है. और दूसरी चीज़, वहाँ के डॉक्टर्स जो है उन्हें अच्छी किताबें पढ़नी नहीं मिली है जिससे वो डेप्थ में नॉलेज कर सके. जितना अच्छा मेडिकल स्टैंडर्ड्स UK, US, इंडिया, इवन चाइना, मैं चाइना को भी नहीं बोल सकता, रशिया, यहाँ पे है, उतनी अच्छी डॉक्टर की फैसिलिटीज़ आपको
बाकी कंट्रीज़ में नहीं मिलेगी। हाँ, बेशक यूरोपियन कंट्रीज़ में इसकी फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है, बट राइट नाउ अगर देखा जाए तो जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो मेडिकल क्वालिटीज़ होती है, जैसे हमारे कंट्री में जैसे फॉर्मेशंस है, जीएमपी का है, हमारे यहाँ गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिसेस करते हैं, जीएमपी के तहत सप्लाई किया जाता है। हमारे यहाँ पे CDSCO है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में मैंने आज तक कभी पाकिस्तान या अफगानिस्तान के जर्नल्स में या उनकी डिटेल्स में मैंने आज तक कभी केम अक्रॉस या मैंने पढ़ा नहीं है। इसके बाद आता है सबसे बड़ी चीज़, इंटरनेशनल एड एंड डोनेशन। अफगानिस्तान और पाकिस्तान को ना इंटरनेशनल एड और डोनेशन मिलता है। देखो, इंडिया ना इंटरनेशनल एड या डोनेशन नहीं लेता है। इंडिया जो करता है ना वो अपने दम पे करता है, यानी हम खुद वैक्सीन बनाएंगे, हम ही खुद सब कुछ करेंगे। हमारे यहाँ पर मतलब ऋषि मुनियों के ज़माने से अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे रिसर्च पे यकीन किया जाता है। हमारे यहाँ पे किसी से हाथ फैला के दवा की उम्मीद नहीं की जाती, इसलिए हमें शायद दवा बनाने में कुछ समय लगता है, मगर हमारी दवाएं काफ़ी सटीक होती है, जो बीमारी को जड़ से ख़त्म करती है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक स्टूडेंट का फ़ोन आया था, उसके फादर का एमरल्ड का बिज़नेस है, वो पाकिस्तान में है। तो मुझे उसने बोला, बोले सर, बोले मैं आपने जो नोट्स भेजे थे मैंने वो नोट्स पढ़ा, वो नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, बोले मुझे बायोमोलिक्यूल समझ में आया है। तो सर मेरा आज बहुत पेट दुख रहा है। तो मैंने बोला बेटा पेट दुख रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाओ, आप कहाँ पर हो? तो बोले सर मैं लाहौर में नहीं हूँ, मैं पापा के साथ अफगानिस्तान आया हुआ हूँ, काबुल में हूँ। मैंने बोला बेटा आप काबुल में डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर आपको प्रॉपर मेडिसिन देगा, मेडिकल स्टोर से लीजिए, प्रॉपर डाइट खाइए और उसके बाद दवा को लीजिए गर्म पानी के साथ या दूध के साथ। उसने मुझे बताया सर, बोले मेरा पेट दुख रहा था, मैं एक डॉक्टर के पास गया, मुझे डॉक्टर ने ब्रूफेन दिया। मैंने बोला ब्रूफेन तो पेन किलर है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। ब्रूफेन कहीं से भी एनाल्जेसिक नहीं है और शॉर्ट टर्म पेन किलर नहीं है जैसे सैरिडॉन्स होती है। अगर मैं किसी पेट के इन्फेक्शन की बात कर रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है। ओफ्लैक्सिन हो गया है, रिटार्ड्स हो गया है, सिडाल हो गया है, ऐसे कंटेंट को देना पड़ता है। मैंने बोला बेटा आपने वो खा लिया दवा? बोले हाँ सर, बोले मैंने दूध के साथ तो दवा पी लिया। मतलब बेटा आपने तो पेन किलर खाया है, आपका पेट में दर्द हो रहा है, आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन नहीं, वो शरीर की इन्फ्लेमेशन, यूट्रस लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन, कुछ लेडीज़ होती है जिनको मेंस्ट्रुएशनल प्रॉब्लम होता है, वो उसके लिए है। मैंने बोला बेटा ये आपका इसके लिए नहीं है वो दवा। तो मुझे वो बोलता, बोले सर, बोले मैं क्या करूँ? बोला बेटा आप एक काम करो, आप सबसे पहली बात तो ना थोड़े पढ़े लिखे बनना सीखो। आपको नहीं समझ में आता है ना, आप गूगल में सर्च कीजिए, गूगल में डालिए कॉमन मेडिसिन्स विच आर यूज्ड फॉर इन्फ्लेमेशन और पेन इन स्टमक ड्यू टू वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मैंने बोला आपको ना लिस्ट आएंगी एंटीबायोटिक्स की, उसमें से वो एंटीबायोटिक्स की लिस्ट को आप बस स्क्रीनशॉट लीजिए, मेडिकल स्टोर वाले के पास जाइए, बोलना भैया इसमें से कोई दवा है क्या जो मेरे पेट दर्द और इन्फेक्शन हुआ है मौसम के कारण, तो उसके लिए कोई दवा है क्या बताइए। मेडिकल स्टोर वाला बराबर आपको उसमें से वो दवा देगा। मगर ठीक है, आपको अगर वहाँ के डॉक्टर्स अच्छे नहीं मिल रहे हैं, आई अंडरस्टैंड एजुकेशन स्टैंडर्ड्स में काफ़ी डिफरेंस होता है, बट आप थोड़ा सा अपना तो एजुकेशन स्टैंडर्ड बढ़ाओ। मैंने बोला बेटा, तो बोले सर, बोले ठीक है, बोले मैं जाके लाता हूँ। तो अभी उसने जाके सिटाल लेकर आया। मैंने बोला बिल्कुल सही है, सिटाल आपको, बोले सर वो उसने टैबलेट नहीं दिया, उसने मुझे लिक्विड दिया। मतलब बिल्कुल सही है बेटा, लिक्विड को गर्म पानी करना पड़ता है, उसमें एक ढक्कन डालना पड़ता है, सिटाल यानी 5 ml का उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है, जिसको डाइल्यूट करते हैं, गर्म पानी के साथ उससे पीते हैं। याद रखो इसको पीने के बाद दूध नहीं पीना, क्योंकि दूध जो है कभी कभी लूज मोशंस में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि ये गट सिस्टम के ऊपर उसको करेक्शन करता है। हाँ, आपको यूरिन होगी, यूरिन में थोड़ी सी जलन होगी, थोड़ा सा येलोइश पन आएगा, पर बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन एजेंट आपकी बॉडी से रिमूव हो जाएगा, जो कि इन्फेक्शन को हार्बर करता है, रोकता है। तो मेरा आप सभी लोगों को ये समझाना है कि कृपया करके पढ़े लिखे बनिए। देखिए, खुद डॉक्टर मत बनिए कि मेडिकल का डब्बा खोला और खा लिया। देखो, हम कुछ शॉर्ट टर्म मेडिसिन घर में रखते हैं। मेरे घर में भी मेडिसिन रखता हूँ, जैसे सैरिडॉन रखता हूँ, पैरासीटामोल रखता हूँ, मैं लूज मोशंस के लिए एंट्रोकोनॉल रखता हूँ, वोमिकाइंड रखता हूँ वॉमिटिंग के लिए। हाथ पांव दर्द अगर है तो मैं डिस्प्रिन बिल्कुल अवॉइड करता हूँ। अगर हाथ पांव दर्द है तो मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ हल्दी वाला दूध पी लो। आप क्या कीजिए, आप जब भी ऐसा कोई इन्फेक्शन होता है ना, तो मेडिकल स्टोर में अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हो, लेट हो गया है, मेडिकल स्टोर रास्ते में मिला है, वहाँ पे आप पूछिए, वो आपको ना 3 दिन का एंटीबायोटिक का डोज देगा। बस बात को समझो आप अपने मन से कोई एंटीबायोटिक मत लो, क्योंकि हर एंटीबायोटिक डिफरेंट तरीके से वर्क करती है, डिफरेंट सेक्शन आपके बॉडी के इन्फेक्शन को दूर करती है। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए होती है, बैक्टीरियोफेजेस को रोकने के लिए होती है। दे आर नॉट मेंट फॉर वायरल। ऐसा नहीं कि सर्दी खांसी है तो आप एंटीबायोटिक, देखो एंटीबायोटिक सर्दी खांसी में दी जाती है, वो बेसिक एंटीबायोटिक दी जाती है इसलिए कि सर्दी खांसी में आपका इम्यून सिस्टम पूरा फाइट करते रहता है सर्दी से।
तो आपका इम्यून सिस्टम की जो ताकत है वो दो पार्ट में डिवाइड नहीं होनी चाहिए, टू फ्रंट वॉर नहीं होना चाहिए कि एक तरफ बैक्टीरिया से भी फाइट कर रहे हैं, क्योंकि आपको बॉडी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया तो बैक्टीरियल अटैक पहले हो सकता है आपको, इसलिए वो 3 दिन का आपको देते हैं एंटीबायोटिक का डोज। जब तक आपकी बॉडी का सिस्टम यानी आपका इम्यून सिस्टम करेक्ट हो जाता है और आपकी बॉडी अपने आप आपको हील करना स्टार्ट कर देती है। सो बी एजुकेटेड, जितने भी बड़े लोग भी सुन रहे हैं, छोटे बच्चे भी सुन रहे हैं, स्टूडेंट्स भी सुन रहे हैं, सबसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया करके खुद डॉक्टर ना बने। मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाए, डॉक्टर्स के पास जाए, कोई आपके पास में आजू बाजू में घर के स्टाफ नर्स रहती होंगी, उनसे पूछिए, प्रॉपर लोगों से पूछिए जो लोग आपको सही मार्गदर्शन दे सके, जो आपको दवाओं का जिन्हें आकलन मालूम रहे, जिन्हें दवाओं की क्वांटिटी की 250 mg लेना है, 100 mg लेना है, 50 mg लेना है, 500 mg लेना है कि 1000 mg लेना है, वो आपको प्रॉपर आपके बॉडी वेट, आपकी उम्र, उसके हिसाब से आपको बताएंगे। तो थोड़ा सा ये चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट में समझिए, एजुकेटेड बनिए। फिर से वही बात रिपीट करूँगा, केवल डिग्री रहने से आप एक एजुकेटेड इंसान नहीं कहलाते। एजुकेशन का मतलब होता राइट टाइम पे, सही तरीके से अपने ज्ञान का सदुपयोग करना। विद दिस थॉट मैं आप सभी को इजाज़त चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। बरसात का सीज़न है, कृपया करके अपने खान पान पे ध्यान रखें, पानी बाहर का ना पिए, हो सके घर से लेके जाइए, हो सके तो घर में आरओ प्यूरीफायर वगैरह पे भरोसा ना कीजिए, ज़्यादा हो सके तो बॉइल्ड वाटर पीजिए। बॉइल्ड वाटर बेस्ट होता है, वो जॉन्डिस वगैरह को भी होने नहीं देता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन किसी भी प्रकार से बॉइल्ड वाटर से नहीं होता, ये डॉक्टर्स खुद कहते हैं, WHO खुद कहता है। प्लीज़ फॉलो द प्रोटोकॉल्स। विद दिस थॉट बहुत बहुत ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद। गुड नाइट।